नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 के यूनिट नंबर 10 के टॉपिक नंबर 5 की, जो कि है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। मतलब कि साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरह से सोशल चेंज लेके आती हैं, समाज में बदलाव किस तरह लेके आती है साइंस और टेक्नोलॉजी। ये इसका मतलब मोटा मोटी इस वीडियो में हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन अमॉन्ग द मोस्ट पावरफुल ड्राइवर्स ऑफ सोशल चेंज इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, तो जितना भी सोशल चेंज है उसका सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देख ही सकते हैं। और लास्ट 500 सालों में तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बदलाव किया है वो तो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है? जो एकदम से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाए, क्योंकि 500 साल पहले की जो दुनिया और 1500 साल पहले की दुनिया वो लगभग लगभग सेम थी, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आते थे। वही हथियार, वही घोड़े, है ना? वही लाइट भी नहीं होती थी, वही दिया मोमबत्ती जला के अपना काम कर लिया, तो सब कुछ मतलब लगभग वैसे ही रहता था। लेकिन आज से 500 साल पहले और आज की दुनिया में दिन-रात का फ़र्क है। तो ये सब किस वजह से है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सच इज़ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द डिजिटल रेवोल्यूशन, एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज। कितने तरह की मतलब एडवांसमेंट्स, मतलब यहाँ तक कि हम मार्स तक पे पहुँच गए, मार्स दूसरे ग्रहों पे जा रहे हैं। ये सब किसकी वजह से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। साइंस इज द सिस्टमैटिक परसूट ऑफ नॉलेज। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है सिस्टमैटिक, जिसमें एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड काम होता है। ये नहीं कि कुछ भी अब बस आप करे जा रहे हैं, तुक्के मारे जा रहे हैं। अबाउट द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये है वो एम्पेरिकल, मतलब कि फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ के बेसिस पे, ना कि हवाई बातें करने से। सच एज स्टडिंग द लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स और एनालाइजिंग सोशल बिहेवियर इन सोशियोलॉजी। ठीक है, तो किसी भी तरह का वो हो सकता है। फिजिक्स पढ़ लीजिए, बायोलॉजी पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, मैथ्स भी आ जाएगी लगभग लगभग। हाँ, मैथ्स तो ज़रूरी है ना। अब मैथ्स साइंस नहीं है, लेकिन मैथ्स एक टूल है। ऐसा ही बोलते हैं ना, मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री में मैथ का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी जितने भी तरह के साइंसेज हैं उन सब की एक सिस्टमैटिक परसूट ऑफ नॉलेज विद एम्पेरिकल एविडेंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? ये साइंस है। और टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब मतलब हमें साइंस के थ्रू कोई चीज़ पता तो पड़ गई, लेकिन उसका हम कोई उसका यूज़ करें तो फिर वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पज सच एज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू पावर होम्स, डेवलपिंग वैक्सीन टू प्रिवेंट डिजीजेज और क्रिएटिंग स्मार्टफोन्स फॉर कम्युनिकेशन। भाई कोई जैसे प्रॉपर्टी पता पड़ गई कि भाई जैसे मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिज्म, उससे उसको अगर कॉपर वायर के बीच में घुमाया जाए तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यही तो डायनामो जो होता है, इलेक्ट्रिक डायनामो वैसे ही काम करता है ना। भाई जो एक कॉपर कॉइल होती है, उसके बीच में मैग्नेटिक बार को अगर आप ऐसे घुमाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज पता नहीं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये क्या होगा? एक साइंस के थ्रू हमने इसको डिस्कवर कर लिया है, लॉ लॉ ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं इसको। तो अब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मान लीजिए कोई हमने डैम बना लिया, नदी के ऊपर होता है ना, पानी गिरता है तो उससे फिर वो घूमता है, तो उससे वो मैग्नेट घूम रहा है उसके अंदर, डायनामो के अंदर, तो उससे क्या बिजली बन रही है। तो ये क्या हो गया? टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, तो इसी तरह मतलब साइंस के कोई भी चीज़, साइंस से हमने जो निकाली है ढूंढ के, कोई चीज़, कोई थ्योरी बनाई है, कोई चीज़ इन्वेंट करी है, उसका जब हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? टेक्नोलॉजी बन जाती है। जैसे कि डेवलपिंग वैक्सीन्स, ठीक है, स्मार्टफोन बना दिए हमने, या हमने जैसे ये रॉकेट भेज दिए बाहर, ये सब क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है ये। साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर ऑल्टर द मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो दोनों मिलके हमारे जो आसपास की दुनिया है, हमारी जो मटेरियल एनवायरनमेंट्स को बदल देते हैं। अभी आज से 500 साल पहले अगर आप घर से बाहर निकलते तो थोड़ी आपको रोड लाइट दिखती, सड़कों पे गाड़ियाँ चलती हुई दिखती, ओवरफ्लो, ये क्या बोलते हैं इसे, ओवर ब्रिज दिखते, मेट्रो चल रही है, ये सब थोड़ी दिखता। तो ये सब आपका पूरा जो माहौल है किसने बदला आसपास का? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बदला। एज सीन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिएशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स। जितना भी देख लीजिए, हाथ में मोबाइल है, ये सब किसकी वजह से है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। Science and technology also transform social institutions, cultural values, and patterns of human interaction, as evident in how social media reshapes communication और how medical advancement extend life expectancy। ठीक है, तो वही है कि आपके जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, आपका आप किस तरह लोग बात करते हैं, ये मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर चीज़ को चेंज कर देती है। जैसे पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, भाई आज से मान लीजिए 20-30 साल पहले स्मार्टफोन जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, तो या तो आप किसी को लैंडलाइन फ़ोन पे फ़ोन करिए, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मतलब बात नहीं हो पाएगी। और घर में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, तो ऐसा नहीं कि 5 लोग हैं तो 5 के अपने-अपने अलग-अलग फ़ोन है, तो किसी को भी किसी, तो एक फ़ोन होता था, उसी पे बात करनी होती है सबको।
लेकिन आज सबके अपने अपने फ़ोन है, सबको किसी को व्हाट्सएप पे कर रहा है, तो ये एक तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन चेंज कर दिया ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और जब लैंडलाइन फ़ोन नहीं थे तो फिर क्या होती थी, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, मतलब चिट्ठी और उससे ही बात होती थी। उससे पहले वो कबूतरों के उस पे वो डाल के लगाते थे। तो अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे जो लाइफ़ की हर चीज़ को बदले जा रही है। हमारे कल्चर को बदल रही है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लॉ हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, एजुकेशन, रिलीजन, सब पे प्रभाव डालती है। ठीक है, अब थोड़ी थ्योरीज देख लेते हैं। ऑकबर्न्स थ्योरी, टेक्नोलॉजी इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशल चेंज, मतलब सबसे मुख्य कारक है या एजेंट है सामाजिक बदलाव का टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न्स थ्योरी, टेक्नोलॉजी फंक्शंस एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्राइमरी एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। ठीक है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्राइमरी, मुख्य, सबसे मुख्य एजेंट है सामाजिक बदलाव का। Ogburn emphasized that material changes such as new tools, machines, or systems typically occur before and subsequently stimulate changes in non-material aspects of culture, including prevailing beliefs, shared values, and established social norms. कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी पहले आती है, नई टेक्नोलॉजी, और उसके बाद हमारे उस टेक्नोलॉजी के थ्रू वजह से हमारे कल्चर में, हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका जैसे सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया बहुत पहले आ गया था, 2007 में तो फेसबुक आ गया था। ठीक है, उसके बाद 2000 शायद 12 में इंस्टाग्राम आया था। तो जब नए नए आए थे, जब तो लोगों ने बहुत अच्छा इसको यूज़ करना शुरू किया, यार देखो फ़ोटो भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ये सब कर सकते हैं, फ़िल्टर होता था पहले शायद इंस्टाग्राम में, फ़िल्टर लगा के अपनी फ़ोटो को थोड़ा एडिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सबसे पहले ऐसे शुरू हुआ था 2012 में। तो उसके बाद आज इंस्टाग्राम ने बिल्कुल एक तरह से हमारी मतलब समाज को ही बदल दिया है। लोग उसमें रील्स बना रहे हैं, कुछ क्या क्या हो रहा है ना, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है लोगों का, सब 20-20 सेकंड की, 10-10 सेकंड की रील्स देख रहे हैं। तो क्या है कि मटेरियल मतलब न्यू टूल्स टिपिकली अकर बिफोर एंड सब्सिक्वेंटली सिमुलेट चेंजेस इन नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। तो ये न्यू टूल्स, मशीन्स और सिस्टम्स क्या हो गए, न्यू टेक्नोलॉजी बेसिकली किसी भी तरह की हो सकती है। तो पहले तो न्यू टेक्नोलॉजी आती है, उसके बाद धीरे धीरे फिर वो क्या करती है, आपके नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कल्चर हो गया, आपका बिहेवियर हो गया, आपके बिलीव्स हो गए, शेयर्ड वैल्यूज हो गई, उनमें वो बदलाव लेके आती है। जैसे ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल ले लीजिए। सबसे पहले जब कार बनने लगी तो वो मतलब आएगी ना, धीरे धीरे सबके पास थोड़ी होंगी, किसी एक के पास होगी, धीरे धीरे फिर समाज में फैलेंगी, फिर एकदम से चेंज आएगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही तेज़ हो जाएगा, लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर भी दूर जाने में घबराएंगे नहीं। दिल्ली जैसी जगह में तो लोग आजकल 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एक तरफ ऑफिस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल है। अगर नहीं हो तो 40-50 किलोमीटर पैदल चलने में जा ही नहीं सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है। सुबह चलेंगे शाम तक भी कहाँ पहुँचेंगे 50 किलोमीटर। ठीक है? द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी कैन प्रोड्यूस डायरेक्ट और प्राइमरी इफेक्ट्स दैट हैव एन इमीडिएट एंड नोटिसेबल इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। ठीक है? तो डायरेक्ट और प्राइमरी इफेक्ट होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के कुछ। भाई जैसे स्मार्टफ़ोन्स आए या स्मार्टफ़ोन की वजह से सोशल मीडिया आया, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत ईज़ी हो गई। किसी से बात करनी है 2 मिनट में फ़ोन मिला दो, या फिर व्हाट्सएप कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दो। कोई भी चीज़ शेयर करनी है, आज जैसे कोई भी न्यूज़ होती है वो एकदम से वायरल हो जाती है। अमेरिका में कुछ हुआ, वो सब हमको यहाँ पता पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट है। तो ये सब क्या होगा, प्राइमरी या डायरेक्ट हो गया। जैसे वो अपन ने देखा था ना, उसका मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन, तो एक तरह से मैनिफेस्ट मान लीजिए इसको आप। और द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो जनरेट इनडायरेक्ट और डेरिवेटिव इफेक्ट्स, इसको आप मान लीजिए लेटेंट। रेफर टू सेकेंडरी और टर्चरी इफेक्ट्स विच इमर्ज ओवर टाइम एंड इन्फ्लुएंस वेरियस सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। जैसे वही है ना कि स्मार्टफोन आया, तो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से क्या क्या जो चीज़ें थी, जैसे कम्युनिकेशन फास्ट हो गई, हम एकदम से दूसरे कम्युनिकेट कर लेते हैं, किसी को व्हाट्सएप पे इमेज भेजनी है, वीडियो भेजना है, सब कितना फास्ट हो गया। तो ये सब क्या हो गया, उससे प्राइमरी इफेक्ट्स हो गए, मैनिफेस्ट इफेक्ट्स हो गए। लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेटेंट बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, डेरिवेटिव बोल सकते हैं। वो क्या है कि भाई सोशल मीडिया को एक्सेसिव यूज़ करने से हमारे क्या है, ब्रेन रॉट हो रहा है। ये बहुत चल रहा है ना टर्म आजकल, इसको नेट पे थोड़ा सर्च करिएगा, हो सकता है सवाल आ जाए इस पे मेंस में। कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल स्टडीज़ में भी सवाल आ सकता है, और ये सोशियोलॉजी में भी आ सकता है। ब्रेन रॉट बहुत चल रही है आजकल टर्म। ठीक है, तो ब्रेन रॉट क्या होता है, मोटा मोटी वही जो आप ये इसको बोलते हैं डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक के बाद एक शॉर्ट को देखते जाते हैं माइंडलेसली। ठीक है, तो उससे क्या होता है, दिमाग में ना पागल हो जाते हैं आप ओवर टाइम। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ये डेरिवेटिव या इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया।
When inventions in areas such as manufacturing, transportation, and communication occur together and complement each other, they often bring about major and far-reaching transformation in the nature of society. ठीक है, तो भाई जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब में चेंजेस आए टेक्नोलॉजिकली, तो क्या होता है कि समाज बिल्कुल एकदम से 180 डिग्री बदल जाता है। फार रीचिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं समाज के बिल्कुल, क्योंकि भाई देखो मेन चीज़ है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन, ये सब समाज के मेन चीज़ें हैं, मेन पिलर्स हैं जिन पे समाज हमारा खड़ा हुआ है, और इनमें एकदम से बदलाव आ जाएगा, फास्ट हो जाएंगी चीज़ें, तो समाज एकदम से फास्ट हो जाएगा। द हिस्टोरिकल राइज एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज सर्व्स एज क्लियर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टेड फ्रॉम कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो ये वही है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज़ क्यों हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। उससे क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुआ ना, क्योंकि अर्बन सेंटर्स बन गए जहाँ पे होती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उन फैक्ट्रीज में काम करने लोग आते थे बाहर से। ठीक है, तो एकदम से बड़े बड़े कल्चरल हब्स बनने लगे, उनको फिर हमने बोला सिटीज़, मेगा सिटीज़ बन गई, लंदन जैसी। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांस। भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो डायरेक्ट एक तरह से रिजल्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। अगर बड़ी बड़ी वो स्टीम इंजन नहीं बनता, ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बनती, वीविंग मशीन्स वगैरह जो इनिशियली बनी थी, तो फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती कैसे? अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, इस पे देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या हुआ हिंदी में? कि जो हमारी जो एक तरह से ग्रोथ है सोसाइटी की, या हमारी सोसाइटी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। टेक्नोलॉजी उसको डिटरमाइन करती है, टेक्नोलॉजी उसको गाइड करती है, बताती है। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता जाएगा, उतनी ही या उस दिशा में हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती जाएगी। तो इसको बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, मतलब कि समाज की प्रोग्रेस जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। emphasizing that technological advancements fundamentally shape the structure and dynamics of economic and social system। ठीक है, तो हमारा समाज किस तरह का होगा, उसमें डायनामिक्स क्या होंगे, उसकी इकोनॉमिक्स क्या होगी, समाज के मतलब सारे पहलू कैसे होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग टूल्स, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी डिटरमाइन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन विच रेफर टू सोशल रिलेशन। ठीक है, तो ये तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? कैपिटल हो गया, मशीन्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ज़मीन हो गई। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मालिक कौन है, नौकर कौन है। ठीक है, तो इससे ही सारे रिलेशन बनते हैं इकोनॉमी में। तो ये तो कार्ल मार्क्स का बेसिक प्रेमाइस है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी, रिशेपिंग हाउ गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेस क्या होता है किसी सोसाइटी का? कि गुड्स किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस क्या है, कौन मालिक है, कौन नौकर है, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब क्या इकोनॉमिक बेस है। बेसिकली इकोनॉमिक बेस होता है प्रोडक्शन इन सोसाइटी। प्रोडक्शन वो किस तरह हो रहा है गुड्स का, आपका असेंशियल गुड्स, लग्जरी गुड्स, हर तरह की चीज़। और उसमें फिर क्या है? फोर्सेज प्रोडक्शन और रिलेशन और प्रोडक्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या है। तो ये क्या हो जाता है? इकोनॉमिक बेस हो जाता है। और इकोनॉमिक बेस किसको इफेक्ट करता है? सुपर स्ट्रक्चर को करता है। सुपर स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं आपके? आपका कल्चर क्या है, आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आपका रिलीजन कैसा है, आपका एजुकेशन कैसी है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको करती है? इकोनॉमिक बेस को। भाई जैसे ये इकोनॉमिक बेस होता है यहाँ पे नीचे, और ऊपर क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर। तो ये इकोनॉमिक बेस इसको इम्पैक्ट करता है। इकोनॉमिक बेस में बदलाव आते हैं तो सुपर स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाते हैं। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो टेक्नोलॉजी डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करती है? इकोनॉमिक बेस को। अब इकोनॉमिक बेस में चेंज आ जाएंगे तो सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाएंगे। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका कल्चर, आपकी वैल्यूज़, आपके रिलीजन, आपके पॉलिटिक्स, आपकी एजुकेशन। अल्टरेशन इन द इकोनॉमिक बेस इन टर्न लीड टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द सुपर स्ट्रक्चर विच एम्फासिस पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल फ्रेमवर्क, प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी इन अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो बेसिकली टेक्नोलॉजी दोनों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका इकोनॉमिक बेस और आपका सुपर स्ट्रक्चर, समाज के जो दो मुख्य चीज़ें कार्ल मार्क्स ने बताई थी, उन दोनों को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि इकोनॉमिक बेस को इम्पैक्ट करते हैं और इकोनॉमिक बेस फिर अल्टीमेटली सुपर स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट इन्वेंशन एंड यूज ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी लेड टू फैक्ट्री सिस्टम विच क्रिएटेड वेज लेबर एंड एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, तो अब ये इन्वेंशन हुआ किसका? इंडस्ट्रियल मशीनरी का, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। तो इससे क्या हुआ? फैक्ट्री सिस्टम बना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी। ठीक है, तो इस फैक्ट्रीज बनने से क्या हुआ? अर्बनाइजेशन हुआ, गाँव से लोग लेबर करने के लिए शहर आने लगे। तो आने लगे तो क्या हुआ? फिर वेज लेबर का कंसेप्ट आया, लोग अपनी मजदूरी बेचने लग गए, तो फिर क्या बन गए? वो प्रोलेटेरिएट बन गए। ठीक है, तो इससे फिर क्या हुआ? एक आपका जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आ गया, आपके बेसिकली इकोनॉमिक बेस में चेंज आया, और इस चेंज से फिर क्या है? आपके सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया, आपका कल्चर उस तरह चेंज हो गया, आपका पॉलिटिक्स, आपकी रिलीजन, आपका एजुकेशन सिस्टम सब चेंज हो गया। इन इंडिया द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल्स इन बॉम्बे डिस्प्लेस ट्रेडिशनल हैंडलूम वीवर्स एंड सिग्नल अल्टर द क्लास रिलेशंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडिया में भी वही हुआ, क्योंकि बॉम्बे में, अहमदाबाद में, सूरत में ये टेक्सटाइल मिल्स होती थी, लेकिन जब ये मैकेनाइज आ गई तो एक तरह से वो फिर बेरोजगार हो गए, तो एकदम से रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा।
तो उससे क्या होगा, आपके इकोनॉमिक बेस में चेंज आएगा, और इकोनॉमिक बेस में चेंज आने से क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी जो है समाज के हर पहलू को इम्पैक्ट करती है, उसमें हर पहलू में बदलाव लेके आती है। ठीक है, अब इमाइल डरकहाइम क्या कहते हैं? इमाइल डरकहाइम फोकस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर एज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इमाइल डरकहाइम कहता है डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि स्पेशलाइजेशन। हर आदमी का काम अलग है और स्पेशलाइज्ड है, मतलब डॉक्टर जैसे है, डॉक्टर काफ़ी स्पेशलाइज चीज़ है ना भाई, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, 6 साल MBBS, फिर 2 साल 3 साल वो MD वगैरह कर करा के 7 8 साल 10 साल में जाके कोई डॉक्टर बनता है। तो एक स्पेशलाइज चीज़ है वो, हर कोई नहीं कर सकता उस काम को। तो यही है डिवीजन ऑफ लेबर। इवन छोटे से छोटा काम है, मान लीजिए कोई टैक्सी ड्राइवर भी है, हालांकि कार चलानी हमको सबको आती है, लेकिन उनके जितनी एक्सपर्ट कार थोड़ी हम चला सकते हैं। तो चाहे जॉब, और जितना जॉब कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ही स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाएगी, और उतनी ही ट्रेनिंग उसकी ज़्यादा होती है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज सोशल कोहेजन वाज बेस्ड ऑन मैकेनिकल सॉलिडरिटी। सोशल कोहेजन क्या होता है? एकता, सामाजिक एकता, कितने लोग एक साथ एकजुट हैं। और मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या है कि एक तरह से आपस में एक दूसरे को मैकेनिकली, मतलब जानबूझ के जोड़ा गया, कोई वजह नहीं थी जुड़ने की, लेकिन फिर भी क्या साथ रहना है इसलिए जुड़ के रहो, तो ये मैकेनिकल सॉलिडरिटी होगी, वेयर पीपल एंगेज इन सिमिलर वर्क एंड शेयर्ड कॉमन वैल्यूज। ठीक है, तो एक जैसा काम कर रहे हैं और सबकी एक जैसी वैल्यूज हैं, इसलिए एकजुटता थी, एकता थी। और मैकेनिकल थी ये, मैकेनिकल जो हो जाती है मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा अंदर कुछ डीप है नहीं, ऊपरी तौर पे, क्योंकि ऊपरी तौर पे किस लिए है, क्योंकि सब एक जैसा काम कर रहे हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर है, तो सारे एग्रीकल्चर कर रहे हैं और सबकी वैल्यूज़ वैल्यूज़ मतलब क्या होगा, कस्टम्स, कल्चर, रिलीजन में जो विश्वास है सब एक जैसा है, तो इस वजह से एकता आ जाती थी। तो ये थोड़ा क्या है, लूज फॉर्म ऑफ सॉलिडरिटी होती है। उसके बाद इन मॉडर्न सोसाइटी सोशल कोहेजन इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ऑर्गेनिक मतलब अपने आप आने वाली, नेचुरल, विच अराइजेज फ्रॉम स्पेशलाइजेशन वर्क एंड इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो भाई एकता कब आएगी, जब हमको एक दूसरे को ज़रूरत होगी। भाई ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब सब एक जैसा काम कर रहे हैं तो किसी को दूसरे की ज़रूरत थोड़ी है। भाई सब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सब अपना फसल उगा के खा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, दूसरे की ज़रूरत क्या है आपको, बगल वाले पड़ोसी की। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। भाई आप एक IT जॉब कर रहे हैं तो आपको दूध भी चाहिए, ठीक है, आपको TV भी देखना है, आपको कार भी चलानी है, आपको पिज़्ज़ा भी खाना है, आपको मूवी भी देखनी है, कितने काम करने हैं। तो ये सब काम आप थोड़ी करेंगे, अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो आप उन सब पे डिपेंडेंट हो गए ना। तो ये जो सॉलिडरिटी है वो कैसी है, वो ऑर्गेनिक है। और ये सब क्या है, ये मॉडर्न समाज में टेक्नोलॉजी जो आई है उसकी वजह से है। भाई टेलीविज़न, ये कार, ये पिज़्ज़ा, ये मूवीज़, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी की देन है। तो ये जो शिफ्ट फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडरिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। ये बहुत इसका मेजर पॉइंट है। तो इससे क्या हुआ, समाज में हमारी जो क्या हो गई, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी हो गई, बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जो किस वजह से आया, चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्या हो गया, हाई फॉर्म ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया। Durkheim warned about the risk of anomie, a condition marked by breakdown of norms and values due to rapid social and technological change। अभी जैसे एनोमी का जो कंसेप्ट था डरकाइम का, ये बिल्कुल आप आज के ज़माने में, आज के टाइम में इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सोशल मीडिया ने एक तरह से वो कर दिया, पूरा समाज डिस्टर्ब कर दिया एक तरह से। लोगों के किसी काम में मन नहीं लगता, लोगों को लगता है कि यार कोई आदमी चाय बेच के, चाय अजीब तरीके से बेच के वो इतना मतलब फेमस हो गया, पैसे वाला हो गया, तो फिर हम इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? अभी क्या है, ये एनोमी है। कैसे एनोमी, कि जब आपका ट्रेडिशनल जो विचार हैं, ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स हैं, कल्चर है, उस पे से विश्वास उठ जाता है, उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। भाई ब्रेक डाउन कैसे हो गया? भाई पहले के ज़माने में था ना, जो ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा उसकी अच्छी ज़िंदगी होगी, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। अब कोई चाय वाला यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अजब अजीब तरीके से चाय बेच के आपसे ज़्यादा पैसा कमा ले, फेमस हो जाए, तो एकदम से आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो हिल जाएंगे। आप जिन भी चीज़ों को विश्वास करते हैं आप नहीं करेंगे, आपको लगेगा यार हम तो बस ऐसे ही है ना, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ मिल भी नहीं रहा। तो इससे क्या आ जाती है, एनोमी हो जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, रैपिड सोशल चेंज आ जाता है। अब ये रैपिड सोशल चेंज आया सोशल मीडिया की वजह से। ऐसा किसी ने इमेजिन थोड़ी किया था 10 साल पहले कि यार कुछ भी करो ये ऑनलाइन पे और आप एकदम से स्टार बन जाओगे। पहले स्टार बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता था। पहली बात तो आपकी शक्ल बहुत अच्छी होनी चाहिए, हर आदमी थोड़ी कोई जाके बॉम्बे में हीरो बन सकता था।
हीरो ना भी बनो तो और जो एक्स्ट्रा अदर कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी तो शक्ल तो ठीक होनी चाहिए ना, और सबकी शक्ल अच्छी थोड़ी होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या आ गया, सोशल मीडिया आ गया। अब इसमें आप कुछ भी करो, कुछ अलग करो, कोई तो नाली में लेट रहा है कोई आदमी, है ना, तो उससे उसकी वजह से भी, लेकिन उसके मिलियन 4-5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो फिर आपको लगेगा ना यार हम भी पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है एनोमी, बिकॉज ऑफ रैपिड एंड सडन सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। और ये क्या होता है, ये टेम्पोरेरी स्टेट होती है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। थोड़े दिन में सोशल मीडिया वगैरह भी, मतलब ये चीज़ें ये भी सैचुरेट हो जाएंगी, तो हर चीज़ एक तरह से दोबारा एक नया सिस्टम बनेगा। लेकिन जब तक नहीं बनेगा, जब तक लोगों के अंदर ये एनोमी का वैल्यू एनोमी की विचार रहते हैं, उनका एकदम से विश्वास उठ जाता है। इन इंडियन कंसेप्ट द रैपिड ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर इन सिटीज हैज अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ रूरल माइग्रेंट्स, मैनी ऑफ हुम एक्सपीरियंस कल्चर डिसलोकेशन। ठीक है, तो ये तो वही है, आईटी की वजह से लोग जाते हैं, तो क्या होता है, आपको अर्बन एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना पड़ता है, और उससे थोड़ी बहुत एनोमी आ सकती है। लेकिन ठीक है, ये सोशल मीडिया लेकिन ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल है एनोमी का। अब वेबर एंड वेबलेन, मैक्स वेबर क्या कहते हैं, वेबर सॉ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर इंटरेस्टिंगली लिंक टू रैशनलाइजेशन, a process in which systematic calculation and efficiency progressively replace traditional methods and values। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज को बोला रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन मतलब हर चीज़ लॉजिकल उस पर की जाए, हर काम लॉजिक बेस्ड होना चाहिए। प्रोसेस सिस्टमैटिक कैलकुलेशन एफिशिएंसी प्रोग्रेसिवली रिप्लेस ट्रेडिशनल मेथड्स एंड वैल्यूज। तो उससे क्या होता है, रैशनलाइजेशन से कैलकुलेशन और एफिशिएंसी को प्राइमरी रखा जाता है, तो इसलिए ट्रेडिशनल मेथड्स और वैल्यूज सब हटा दी जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनमें उतनी एफिशिएंसी ना मिल रही हो, क्योंकि उतने वो रैशनल या लॉजिकल नहीं है। He noted that bureaucracy expands alongside technological progress because modern systems depend on formal rules, detailed record keeping and the presence of trained officials। ठीक है, तो अब क्या है कि टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट कर दिया, तो क्या होता है, चीज़ें बहुत क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो इनको मैनेज कैसे करेंगे आप, तो इसलिए क्या है, ब्यूरोक्रेसी बनानी पड़ती है। भाई जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का एग्जांपल लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट है, अब उसका मालिक है बिल गेट्स, उसका मालिक बिल गेट्स है, लेकिन उसका सीईओ कौन है, वो इंडियन है, सत्य नदेला। ठीक है, और फिर उनके नीचे बहुत सारे लोग होंगे, तो ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी क्यों बनाई गई है, या इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग लगभग दुनिया के हर देश में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस होगा, हर जगह काम है, इसको चलाएंगे कैसे, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस चीज़ है ना, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी बनानी। ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतनी ब्यूरोक्रेसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात ये है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाएंगी, किसी भी तरह का आप देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इवन वैसे ही आप लीजिए इंडियन रेलवेज देख लीजिए, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है ना। भाई रेलवे, आज की तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल ज़माना चल रहा है, लेकिन आज से जब 1850 में रेलवेज लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम की नई टेक्नोलॉजी थी रेलवेज, बहुत ही लोग क्रांतिकारी मानते थे, यार बताओ यार, स्टीम इंजन चल रहा है पटरी पे, कितनी बड़ी बात है। तो इस सबको मैनेज करने के लिए इंडियन रेलवेज़ की इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, सबसे बड़े इंडियन रेलवेज़ का रेलवे मिनिस्टर होता है, उसके नीचे फिर जो भी लोग होते होंगे, फिर रीजनल हेड्स होते होंगे, नॉर्दर्न रेलवे का अलग हेड है, फिर उनके नीचे अलग अलग अलग, ये सब ब्यूरोक्रेसी होती है। ये क्यों है कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी क्या है ना, चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स बना देती है, ऑर्गेनाइजेशंस को इतना बड़ा बना देती है कि उनको मैनेज करने के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वेबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ आयरन केज ऑफ रेशनलिटी, जैसे आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी था, इन्होंने ऐसे ही बना दिया आयरन केज ऑफ रेशनलिटी, वार्निंग दैट टेक्नोलॉजी कैन कन्फाइन इंडिविजुअल्स विद इन रिजिड इम्पर्सनल सिस्टम दैट लिमिट ऑटोनॉमी एंड पर्सनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही हर चीज़ को रैशनल करने में ह्यूमन थॉट कहीं लॉस हो जाती है। भाई ह्यूमन विचार हैं कि यार इसको ऐसा कर लें या वैसा कर लें, इम्पर्सनल सिस्टम्स हो जाते हैं, सब हर चीज़ मशीनीकरण ज़्यादा हो जाता है चीज़ों का, तो ये क्या हो जाती है, आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी बन जाती है। उसके बाद थॉस्टीन वेबलेन का क्या विचार है, वेबलेन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन लाइफस्टाइल, हाईलाइटिंग प्रॉब्लम सच एज हाउसिंग शॉर्टेजेस, इंक्रीज क्राइम रेट्स एंड डिक्लाइन ऑफ कम्युनिटी लाइफ एंड हाइटेंड साइकिक स्ट्रेस। ठीक है, तो अब वही बात है, ये सब किसका रिजल्ट है, ये अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन किसका रिजल्ट है, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। भाई टेक्नोलॉजी होती है तभी तो लोग अर्बन सेंटर्स में जाते हैं काम करने के लिए। मान लीजिए इंडिया का आईटी सेक्टर ही नहीं होता, या आईटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, तो लोग बैंगलोर क्यों जाते हैं, बैंगलोर में सारे आईटी कंपनीज है ना, वहाँ क्यों जाते हैं, आईटी का काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन आईटी जैसी टेक्नोलॉजी, अब इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम ही उसका टेक्नोलॉजी है, तो अगर टेक्नोलॉजी होती ही नहीं तो फिर कैसे जाते हैं। तो इससे क्या होता है, शहर में फिर अलग प्रॉब्लम आती है, जैसे लाइफ प्रॉब्लम्स। भाई टाइम ही नहीं है,
1 घंटा तो ऑफिस जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, 10 घंटे वहाँ काम करना पड़ता है, सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे वापस आते हैं। तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो जाती है, अनहेल्दी खाना खाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम, हाउसिंग शॉर्टेज, मकान बहुत महंगे, सबको बैंगलोर में ही रहना है, तो वहाँ पे एक 3 BHK भी 1.5-2 करोड़ रुपए का है, क्राइम रेट बढ़ जाती हैं, कम्युनिटी लाइफ खत्म हो जाती है कि सबको अपने अपने से मतलब, बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, जिंदा है मर गया आपको नहीं पता होता। ये सब क्या अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन की वजह से होता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से। In the Indian context, large-scale migration to mega cities like Delhi, Mumbai, Bangalore has resulted in growth of slum and rise in crime and a weakening of traditional. ठीक है, तो वही बात है ले दे के कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होगा, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होगा, गांव से लोग जाएंगे शहरों में काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब पैसा कमाने के लिए सारे इतने सारे लोग शहरों में आ गए, वहाँ पे शहर में क्या है, रहने की जगह महंगी हो जाएंगी, तो लोगों को क्या है, स्लम्स में रहना पड़ेगा। स्लम्स में रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होगा, आपकी हाइजीनिक जो होते हैं ना, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहना पड़ेगा, नाली में से पानी बह रहा है और सब जो भी गंदी मच्छर, मतलब ठीक है ना, जैसा स्लम्स में होता है आमतौर पे। ठीक है, तो वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल एंड रूरल सोशल बॉन्ड्स, तो अब रूरल सोशल बॉन्ड रहेंगे कैसे जब हर आदमी शहर आ गया काम करने के लिए, तो गांव में बचा कौन? ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज इज क्यूमुलेटिव एज ईच न्यू इन्वेंशन बिल्ड्स अपॉन प्रीवियस डिस्कवरीज एंड एडवांसमेंट। क्यूमुलेटिव क्या होता है भाई, जब एक के बाद एक चीज़ उसमें जुड़ती जाए, मतलब कि भाई जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट में जो हमारा टीम का स्कोर होता है ना, वो क्या होता है, क्यूमुलेटिव। कैसे भाई, बैट्समैन 1 ने बनाए 20 रन, बैट्समैन 2 ने बनाए 30 रन, तो ये सब जुड़ते जाते हैं, फिर तीसरे ने बनाए 50 रन, फिर किसी ने बनाए 10, तो सब मिला के फिर टीम का टोटल होता है, तो वो टोटल क्या होता है, क्यूमुलेटिव टोटल होता है। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी को बोला गया है क्यूमुलेटिव, क्यों? क्योंकि एक टेक्नोलॉजी बन गई, उसमें फिर नई टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो एक टेक्नोलॉजी आ गई ना, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद मान लीजिए कंप्यूटर्स बने, तो कंप्यूटर को क्या इमेजिन कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के? कंप्यूटर जैसा भी हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप है, सब बिजली से तो चलते हैं। तो कंप्यूटर्स किसके ऊपर बने? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बने। अब उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, स्मार्टफोन की वजह से बने, इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट कहाँ से आया? कंप्यूटर्स पे आया, तो स्मार्टफोन्स पे आ गए। अब उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ठीक है, वो किस पे आया? वो भी इंटरनेट और कंप्यूटर्स की वजह से। तो एक टेक्नोलॉजी पे दूसरी टेक्नोलॉजी बनती है, तो ये क्या हो जाता है, क्यूमुलेटिव नेचर है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजिकल चेंज इज सेल्फ रीइंफोर्सिंग बिकॉज वन इन्वेंशन ऑफन लीड्स टू अनदर एज सीन इन सीक्वेंस फ्रॉम कैरोसिन प्रोडक्शन ऑफ टू सरप्लस गैसोलीन विच एनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन एंड अल्टीमेटली द ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो फिर वही बात है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग है कि एक टेक्नोलॉजी आ गई तो उससे और रास्ते खुलते हैं। जैसे गैसो मतलब ये कैरोसिन का मतलब इन्वेंशन हो गया कि भाई ये मिट्टी का तेल, मतलब मिट्टी में से जो निकालते हैं, तो इससे क्या हुआ कि जब ऐसा तेल अवेलेबल है तो धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरनल कंबशन इंजन बन गया, क्योंकि वो तेल उसमें यूज़ हो सकता है। भाई इंटरनल कंबशन इंजन में ये वाला फ्यूल यूज़ होता है ना, तो अगर ये मान लीजिए तेल होता ही नहीं, तो फिर इंटरनल कंबशन इंजन की कोई सोचता ही कैसे? तो सेल्फ इन्वॉल्सिंग मतलब कि एक डिस्कवरी से क्या होता है, इट लीड्स टू अनदर डिस्कवरी, और फिर ये ऐसे चलता रहता है। भाई जैसे ऐप्स होती है ना, व्हाट्सएप एक ऐप है, ये जितनी भी ऐप्स आती है ये सब किस वजह से आई? क्योंकि क्या है, सबसे पहले स्मार्टफोन आए, एप्पल का आईफोन आया और एंड्रॉयड आया। अगर आईफोन और एंड्रॉयड नहीं होते तो क्या ऐप्स बन पाती? ऐप्स बनती किस पे? तो वन टेक्नोलॉजी लीड्स टू अनदर, ये क्या होता है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल चेंज इज परवेसिव एज इट अफेक्ट्स मल्टीपल स्फेयर्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इकोनॉमी, फैमिली, रिलीजन एंड पॉलिटी। परवेसिव का मतलब होता है फैलने वाली चीज़, जैसे कई बीमारी के लिए ना, ये बीमारी यार फैलने वाली बीमारी है, सबको फैल जाएगी। या कई बार कोई जैसे जंगली घास होती है ना, ये सब जगह फैल जाएगी। इसी तरह टेक्नोलॉजी क्या होती है, फैलने वाली चीज़ होती है कि एक बार कहीं आई तो वो सीमित नहीं रहती, फिर वो आपकी लाइफ के हर स्फेयर को इम्पैक्ट करती है, जैसे इकोनॉमी को, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटी, सबको। जैसे स्मार्टफोन्स या इंटरनेट ले लीजिए, तो अब इंटरनेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस वो एक ही उस दायरे तक सीमित रही। इंटरनेट ने हमारी इकोनॉमी बदल दी पूरी। आजकल कितने ज़्यादा लोग सब ऑनलाइन काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। कई लोग तो बिलियनियर्स बन गए इंटरनेट पे, अपनी वो बना के, किसी ने फेसबुक बना दी, वो मल्टी बिलियनियर बन गया। तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, फैमिली पे इम्पैक्ट है। इंटरनेट से लोग दूर हो गए और जो दूर थे वो पास आ गए। मतलब कितना गजब का है ना, एक ही घर में 4 लोग रहते हैं, वो सब दूर हो गए, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। लेकिन आपका दोस्त कोई 200 किलोमीटर दूर रहता है, वो पास आ गया क्योंकि उससे आप चैट कर रहे हैं। ठीक है, रिलीजन पे इम्पैक्ट पड़ गया,
पॉलिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ट्विटर से आजकल कैंपेन चलाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरनेट पे ही सारा एक तरह से वो ओपिनियन मेकिंग होती है, लोग मीम्स बना के बनाते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या परवेसिव है, फैलने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि आई टेक्नोलॉजी तो एक ही डोमेन तक रहेगी, वो हर लाइफ के हर चीज़ को इम्पैक्ट करेगी। टेक्निकल चेंज प्रोवाइड्स डेरिवेटिव इफेक्ट्स विच चेंज विद चेंजेस इन वन एरिया क्रिएटिंग रिपल इफेक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस सीमिंगली अनरिलेटेड डोमेन सच एज कॉटन जीन्स रोल इन एक्सपेंडिंग स्लेवरी कंट्रीब्यूटिंग। मतलब वही बात है कि किसी मतलब सोसाइटी के समाज के किसी एक जगह चेंज किया टेक्नोलॉजी ने कुछ, तो उसका पता नहीं वो उस इस इफेक्ट से कौन सा दूसरा चेंज मेजर चेंज आ जाएगा। जैसे अरब स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं आप। अरब स्प्रिंग जो हुई थी 2011-12 में हुई थी, तो इसमें क्या हुआ ना, सबसे पहली बार इंटरनेट का और सोशल मीडिया का यूज़ किया गया था क्रांति लाने के लिए। तब सोशल मीडिया तो 2007 में आया था, मतलब फेसबुक वगैरह एक तरह से पहली बार अपने इनिशियल दौर में। तब किसी को थोड़ी पता था कि ये सोशल मीडिया आ रहा है तो 4 साल बाद 5 साल बाद इसका एक क्रांति के लिए यूज़ हो जाएगा। तो कह नहीं सकते कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे इफेक्ट करे, लेकिन डेरिवेटिव इफेक्ट्स होते हैं कि अगर यहाँ पे आया तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं और भी आपको देखने को मिल सकता है। भाई जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनी थी, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई इसलिए थोड़ी बनी थी कि उससे एटम बम बनाया जा सके। वो एक अपनी रिसर्च चल रही थी। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की वो करी गई, तो फिशन, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन करके दो चीज़ें मतलब साइंटिस्ट ने मतलब डिस्कवर करी। तो उसके बाद वो करते करते फिर एक तरह से उससे फिर डेरिवेटिव इफेक्ट क्या हुआ कि उससे फिर इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। हालांकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बनाए, पावर रिएक्टर जैसे बिजली बनती है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब तो बहुत डिवास्टेटिंग चीज़ बन गई। तो अब उनको थोड़ी पता था किसी को जिसने न्यूक्लियर रिसर्च करी थी कि यार न्यूक्लियर होता है और ये फिशन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उससे फिर एक दिन इतना बड़ा घातक बॉम्ब बन जाएगा। तो ये क्या होता है, डेरिवेटिव इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट करती है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मार्क्ड अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक लाइफ एज मैकेनाइजेशन रिप्लेस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस वजह से आई थी, टेक्नोलॉजी की वजह से आई थी, क्योंकि था मैकेनाइजेशन था। जो काम पहले हाथ से किया जाता वो मशीनों से करने लग गया। तो मशीनों का मतलब क्या होगा, टेक्नोलॉजी। तो एकदम से पूरी की पूरी इकोनॉमी बदल के रख दी। जो गुड्स एक हाथ से बनाने में गुड्स में 10 दिन लगते थे, वो एक दिन में 10 मतलब 100 बन रहे हैं, मास प्रोडक्शन होने लग गया। The discovery use of steam power, electricity, petroleum radically expanded the scale and efficiency of production। ठीक है, तो वही स्टीम पावर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये सब ने क्या किया, आपका जो प्रोडक्शन है और उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कितना जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब बढ़ा दिया। इन इंडिया ब्रिटिश इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज फ्रॉम 1853 ऑनवर्ड्स इंटीग्रेटेड रीजनल मार्केट्स बस साइमल्टेनियसली लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस की थी 1853 में। पहली ट्रेन शायद चली थी बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा नहीं गई थी, पहले गई थी बॉम्बे टू थाने शायद। ठीक है, ठीक है, तो इतना पुराना इतिहास है रेलवेज का भारत में। तो इससे क्या हुआ, फ़ायदे क्या हुए इससे, इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल मार्केट्स। भाई जब ट्रेन होंगी तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा ना। आप भाई हर ट्रेन में कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जिनमें माल जाता है, और कुछ ट्रेन तो उनको कहते ही मालगाड़ी है, गुड्स ट्रेन कहते हैं, तो उसमें गुड्स ही जाते हैं। फिर उसमें मेल भी जाती है, मेल ट्रेन होती थी पहले, पंजाब मेल होता है ना, ये सब मेल्स क्या होती थी, ये चिट्ठियों के लिए होती थी कि रोज़ की चिट्ठियाँ इन ट्रेनों से जाएंगी। तो इन सब ने क्या किया, एक तरह से लोगों को नज़दीक लेके आया ना। पहले कोई ऐसा थोड़ी था कि किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया आपने, आप चिट्ठी लिखेंगे वो 10 दिन बाद उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन क्रिएटेड न्यू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग रोल सच एज इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स एंड मशीन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हुआ, हमारे पास स्पेशलाइजेशन आया, जैसे हमने देखा था ना। और स्पेशलाइजेशन कैसे आता है, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है। अगर सोसाइटी बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो स्पेशलाइजेशन आएगा कैसे। भाई इंजीनियर, डॉक्टर और ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते ऐसी जॉब्स। हर आदमी या तो किसान है या मजदूर है या सिपाही है, यही चीज़ होती है ना पहले तो ज़माने में। तो स्पेशलाइजेशन होगा कैसे, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा समाज में, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होगी, उतना क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। और जितना स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा उतना डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा। जितना डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा उतना क्या होगा, आपकी ऑर्गेनिक, जैसे डरकाइम ने कहा था ना, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बढ़ जाएगी। द
द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक apparatus टू रेगुलेट एंड मैनेज इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, तो वही हम जैसे देखा था, वेबर ने कहा था ना कि जितनी इकोनॉमिक लाइफ आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, फर्म्स होंगी, उनको फिर संभालने के लिए क्या है, ब्यूरोक्रेटिक apparatus, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। भाई इसके ऊपर ये आता है, इसके हायरार्की होनी चाहिए, भाई सबसे ऊपर सीईओ है, सीईओ के नीचे ये है, फिर उसके नीचे ये है, तो क्या होता है, एक चेन ऑफ कमांड होगा। तो उससे क्या है, आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ईजिली, या ईजिली आप बोल सकते हैं एफिशिएंटली एक तरह से चल सकती है। Under capitalism, mass production led to the standardization of goods, which in turn enabled mass distribution and the rise of consumer culture। अब ये standardization of goods क्या है, मतलब कि सारे गुड्स एक तरह के। भाई अब हाथ से आप कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़, तो इंसान ही तो है, हो सकता है कि किसी चीज़ में कुछ आपने कर दिया, किसी चीज़ में कुछ कर दिया। मतलब जैसे टी शर्ट पे कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो मतलब मोटा मोटी डिज़ाइन तो एक एक ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए पत्तियाँ बना रहे हैं, फूल पत्ती, किसी में एक पत्ती कम बना दिया आपने, किसी में ज़्यादा बना दी, किसी में पत्ती मोटी बना दी, ऐसा हो सकता है ना, इंसान ही तो है आखिर। लेकिन मशीन क्या करती है, मशीन तो एग्जैक्ट क्योंकि वो कॉपी छापती हैं, क्योंकि मशीन में दिमाग नहीं होता, वो तो जैसा उनको बनाया गया वैसे ही बनाएंगे। तो इससे होता है स्टैंडर्डाइज, सारे गुड्स एक जैसे हो जाते हैं और मास प्रोडक्शन होता है। भाई एक आदमी बनाने बैठा है तो एक दिन में 10 ही बना पाएगा, 20 बना पाएगा। मशीन तो 1000 2000 पता ही कितनी चाहिए, रात में मशीनें काम कर सकती हैं। तो मास कैपिटलिज्म में क्या होता है, मास प्रोडक्शन, क्योंकि प्रॉफिट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स, सारे गुड्स एक जैसे होते हैं, विच इन टर्न एबल मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइज ऑफ कंज्यूमर कल्चर। तो अब इतना सारा माल बन रहा है तो लोग खरीदेंगे भी तो सही। वो कौन सी मूवी थी, फाइट क्लब, अगर आपने किसी ने देखी हो, वो पूरी इस पे कंज्यूमरिज्म और इस पे है। ठीक है, तो उसको देखना आप लोग, तो उसमें अच्छे कोर्स हैं, जैसे कि वी ओन थिंग्स दैट एंड अप ओनिंग अस, ऐसा कुछ था उसमें। वी बाय थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक, ऐसे भी कोर्स हैं उसमें बहुत सारे। तो वो सब ना आपका मतलब अच्छा अच्छा आपको वो मिलेगा उससे, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, उससे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कुछ नहीं होगी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, फैमिली एंड जेंडर रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा टेक्नोलॉजी का। इंडस्ट्रियलिज्म ड्रॉज वर्कर्स टू अर्बन सेंटर्स, वही बात कितनी बार हमने देख ली है, लीडिंग टू वीकनिंग ऑफ एक्सटेंडेड किनशिप टाइज एंड द शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिलीज। भाई वही बात है, गांव से आदमी काम करने जाएगा शहर में, क्योंकि क्या है, फैक्ट्रियाँ शहर में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, या फिर आज के ज़माने में देख लीजिए सर्विस सेक्टर, सारी आईटी कंपनियाँ सब, भाई बड़ी बड़ी कंपनियाँ शहर में तो होंगी, तो अपना घर छोड़ के जाएगा, तो फिर भाई जो रिश्ते हैं वो सब कमज़ोर होंगे ना। भाई अब गाँव छोड़ के आप शहर गए, तो सिर्फ होली और दिवाली पे साल में 2 बार ही तो घर जाएंगे, बाकी टाइम तो आपको शहर में रहना है। तो जो एक सब साथ में रहते थे, त्योहार मनाते थे, वो सब कहाँ हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में आ जाएंगे लोग, और हमारी जो किनशिप थी, हमारी रिश्तेदारियाँ थी, कमज़ोर हो जाएंगी। इन इंडिया जॉइंट फैमिलीज हैव बीन डिक्लाइनिंग इन सिटीज ड्यू टू फैक्टर्स सच एज हाई मोबिलिटी, चेंजिंग जॉब स्ट्रक्चर एंड हाउस कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो वही जॉइंट फैमिलीज अब लगभग लगभग खत्म होती जा रही हैं, सिर्फ गाँव में रहती हैं। गाँव में भी लोग ज़्यादातर अलग अलग रहना ही पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन मेन वजह क्या है, लोग शहर जाते हैं काम करने के लिए, हाई मोबिलिटी है। हाई मोबिलिटी मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, बसेज़ हैं, ट्रेन्स हैं, तो आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। सुबह कई लोग तो क्या बोलते हैं, डेली अप डाउन भी बोलते हैं इसको, डेली अप एंड डाउन। आप मतलब गए, काम किए, और वापस डाउन मतलब वापस आ गए। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कंबाइंड विद ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन हैज इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर आने से क्या हो गया कि वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया। क्यों, क्योंकि सर्विस सेक्टर क्या होता है, फिजिकली लेस चैलेंजिंग होता है, और जो जॉब्स होते हैं उनमें क्या है, फिजिकल लेबर बहुत चाहिए होती है। लेकिन सर्विस सेक्टर, जैसे मान लीजिए आईटी कंपनी हो गई कोई, वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको कीबोर्ड्स दबाने हैं, या कोई आपको और क्या कॉल सेंटर में काम करना है, या कोई सेल्स गर्ल है, तो ये सब क्या हो गए, सर्विस सेक्टर जॉब्स हो गए। तो इससे क्या हुआ, वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया, और ये सब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। ये सब देखें ना, हम क्यों क्या बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ट्रेंड इंक्लूड वुमेन वर्किंग इन गारमेंट इंडस्ट्री इन तिरुपुर एंड आईटी हब्स सच एज बेंगलोर एंड हैदराबाद। ठीक है, तो वही आईटी वाले काम कर रही हैं महिलाएं, और भी मतलब बैंक्स में काम कर रही हैं, तो बैंक भी क्या सर्विस सेक्टर में ही आता है। मैरिज पैटर्न्स हैव चेंज विद द ट्रेंड टुवर्ड्स लेट मैरिजेस। भाई लेटर मैरिज होने लग गई, क्योंकि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले हम कैरियर बनाएंगे। अब ये टेक्नोलॉजी की वजह थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के समाज को उस तरह शेप कर दिया है कि अब कैरियर बनाना पहले लोगों की प्राथमिकता हो गई है। राइज इन इंटरकास्ट यूनियंस, ग्रोथ ऑफ लव मैरिजेस फैसिलिटेड बाय इंक्रीज एक्सपोजर एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो ये सब तो क्या है ना, अर्बनाइजेशन के वो हैं रिजल्ट्स। लेकिन अर्बनाइजेशन किसका रिजल्ट है, ये टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। ठीक है, अर्बन इंडिया इज विटनेस राइज इन डिवोर्स रेट्स,
पार्टली ड्यू टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन। तो पहले क्या होता था भाई, अब्यूजिव आपका मैरिज है, पति आपको परेशान करता है, फिर भी क्या है ना कि सामाजिक दबाव ऐसा था कि आपको मतलब मेंटेन शादी में रहना ही पड़ता था। लेकिन अब तो ड्यू टू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन, अब ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन कहाँ से आया? ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से आया। वो जैसे हमने देखा ना, सर्विस सेक्टर हो गया, इस तरह के जॉब्स आए टेक्नोलॉजी की वजह से कि वुमेन्स भी उसमें इजीली पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो उस वजह से क्या है, वुमेन हुई इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तो फिर क्या है ना, वो अब्यूसिव मैरिज को झेलती नहीं है और वो क्या ले लेती हैं, डिवोर्स ले लेती हैं। तो ये एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट मांग सकते हैं आप समाज में या फैमिली में टेक्नोलॉजी का। इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन क्लास, तो जो समाज में हमारा स्ट्रेटिफिकेशन है, हायरार्की है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? द राइज ऑफ द मिडिल क्लास हैज़ बीन ड्रिवन बाय एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये जो मिडिल क्लास है, ये सारा किस वजह से है? वाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो सारी किस वजह से आती है? टेक्नोलॉजी की वजह से आती है। भाई जैसे आपकी इंजीनियरिंग की जॉब्स हो गई, आईटी जॉब्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, जितने भी काम हैं सब क्या हैं, ये सब अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, साइंस नहीं होगी, तो ये जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। इंजीनियरिंग कहाँ से आएगी? आईटी कहाँ से आएगी? डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? मतलब डॉक्टर की जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंसेज वगैरह में जो किया है, सब टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है। In India, the IT sector, finance industry, education have contributed significantly to the growth of salaried middle class। ठीक है, तो फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब में आपको टेक्नोलॉजी दिखेगी। तो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो जॉब भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर ये जॉब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर मिडिल क्लास को सैलरी कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए टेक्नोलॉजी ने मिडिल क्लास को बनाने में, क्रिएट करने में बहुत इम्पैक्ट रोल प्ले किया है। पहले सिर्फ होती थी अपर क्लास और लोअर क्लास, बीच में कुछ नहीं होता था। Technological change has undermined birth-based prestige by promoting meritocratic occupation that rewards skill and achievement। ठीक है, तो meritocratic occupations आई। अब जैसे आप कास्ट सिस्टम वगैरह को एक मिनट के लिए अगर हम साइड में रख दें, या जैसे यूरोपियन सोसाइटी की बात करें जहाँ पे कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे क्या है, पहले जैसे नोबिलिटी हो गई या क्लर्जी हो गई और पीजेंट्स हो गए, तो वही जैसे था ना, अपर क्लास और लोअर क्लास, बीच की कोई मिडिल क्लास नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी आई तो ऐसे जॉब्स क्रिएट हुए जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी हैं। अब इसमें क्या है ना, स्किल चाहिए, मेरिट चाहिए कि भाई कोई दिमाग हो किसी में है तभी तो इंजीनियर बन पाएगा या डॉक्टर बन पाएगा। ये थोड़ी कोई कोई नोबिलिटी का या किसी लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड का बेटा है तो उसको इंजीनियर बना दो, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आने की वजह से मेरिटोक्रेटिक ऑक्यूपेशंस आई जिसमें मेरिट चलती है। ठीक है, तो फिर इससे क्या हुआ, मिडिल क्लास डेवलप हुई इन दोनों के बीच में। Despite these changes, caste continues to influence employment networks and major markets in India, showing persistence of traditional social hierarchies। ठीक है, तो ये जैसे हमने एग्जांपल यूरोप का लिया था, लेकिन इंडिया में स्टिल कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन मतलब काफ़ी होता था। लेकिन जब से सरकार ने इस तरह के नियम बनाए, जैसे कि रिजर्वेशंस हो गए या SC/ST एक्ट हो गए, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी कम हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हैज़ डिस्प्लेस सरप्लस रूरल लेबर, प्रोमोटिंग लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सिटीज़। ठीक है, तो वही माइग्रेशन तो मैं काफ़ी देख लिया है, क्योंकि एक तो उसका रीज़न ये था कि भाई एक तो शहरों में फैक्ट्रीज़ हैं तो काम वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा है कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उससे क्या हुआ कि जितने लेबर्स चाहिए होते थे उतने अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि मशीनें काम कर रही हैं खेतों में भी। ट्रैक्टर हो गया या वो थ्रेशर हो गया, इतनी तरह की चीज़ें होती है। तो जैसे मान लीजिए किसी बहुत बड़ा खेत है, उसमें 100 लोगों की ज़रूरत थी खेती के लिए, अब वहाँ पे सिर्फ 30 लोगों की ज़रूरत है, तो 70 क्या करेंगे? 70 शहर चले जाएंगे अपना कोई मजदूरी करने के लिए। तो इससे क्या होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा। उससे क्या होगा, ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ द अर्बन वर्किंग क्लास। ठीक है, तो फिर वही अर्बन वाली प्रॉब्लम सारी आ जाएंगी जो हमने देखी अभी। अब रूरल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक चीज़ है भाई, ट्रैक्टर्स हो गए, आपके हार्वेस्टर्स हो गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो एग्रीकल्चर भी उससे कोई अछूता नहीं है। टेक्नोलॉजी, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा था ना, क्या था, परवेसिव थी कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट डालती है वो समाज की। इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द 1960s लेड टू हायर क्रॉप यील्ड्स बट आल्सो क्रिएटेड रीजनल इनक्वलिटीज बेनिफिटिंग स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा मोर देन बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आई थी। इसमें क्या था, एक तो वही मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, नए नए अभी ट्रैक्टर वगैरह यूज़ कर लिए, बट मेनली क्या था, फर्टिलाइजर्स वगैरह थे, ये GMO थे, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वगैरह हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए। इनके यूज़ से क्या होता था, बहुत ज़्यादा यील्ड हो जाती है। जितनी मतलब मान लीजिए 1 बीघा में, फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं कितने होते हैं, 1 बीघा में मान लीजिए 100 किलो गेहूँ बनता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद 1 बीघा में 1000 किलो गेहूँ मतलब बनने लग गया, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया।
बिकॉज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वगैरह, ठीक है। मैकेनाइजेशन रिड्यूस द नीड फॉर एग्रीकल्चर लेबर लीडिंग टू अर्बन रूरल माइग्रेशन, ठीक है। तो वही मैकेनाइजेशन आ गया तो क्या होगा भाई, पहले एक खेत पे, बहुत बड़े खेत पे 100 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन अब मैकेनाइजेशन आ गया, मशीनें काम कर रही हैं, तो 100 की जगह सिर्फ 30 की ज़रूरत है, तो 70 बच के 70 क्या करेंगे, वो करेंगे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, शहर चले जाएंगे, मजदूरी करेंगे, तो फिर वहाँ पे शहर की समस्या बनाएंगी। स्प्रेड ऑफ मोबाइल फोन्स, टेलीविजन एंड इंटरनेट इंटीग्रेटेड रूरल कम्युनिटीज इनटू नेशनल एंड ग्लोबल कल्चर्स, ठीक है। तो आपको अब गांव में भी स्मार्टफोन्स दिख जाएंगे, जब से जियो आया है सबके पास क्या है, कुछ होना हो 1 GB डेटा सबके पास है, तो सब क्या है, इंटीग्रेटेड है, सब व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, सब अपना जैसे भी है वो काम कर रहे हैं। तो अब क्या है कि इंटीग्रेशन आ गया कि गाँव पहले पिछड़े होते थे, वो पिछड़े उतने रहे नहीं, वो भी अब कनेक्टेड हैं। यूट्यूब पे आप जो चीज़ देख रहे हैं, गाँव का आदमी भी वो देख सकता है। पहले तो क्या था, केबल कनेक्शन चाहिए होता था टीवी देखने के लिए। अब वो केबल कनेक्शन आपको शहरों में ही मिलता था, गाँव में तो कैसे मिलेगा? तो इसलिए गाँव का आदमी थोड़ा पिछड़ जाता था, लेकिन अब गाँव के लोग भी ये स्मार्टफ़ोन और टेक्नोलॉजी आने से थोड़ा क्या है, थोड़ा फॉरवर्ड हो रहे हैं। और क्या है, इन इंडिया फार्मर्स नाउ यूज़ मोबाइल एप्लीकेशन सच एज किसान सुविधा टू एक्सेस वेदर फॉरकास्ट, मार्केट प्राइसेज एंड एग्रीकल्चर एडवाइस, ठीक है। तो फार्मर्स भी आजकल मतलब ये तो ठीक है, किसान सुविधा वगैरह तो क्या ना एग्जांपल में लिख सकते हैं, लेकिन आप मतलब यूट्यूब वगैरह भी यूज़ करते हैं फार्मर्स आजकल, खेती किस तरह की जाए, ये वाली फसल में कौन सा वो डाला जाए, क्योंकि यूट्यूब क्या ना गूगल के बाद बताते हैं नेक्स्ट बेस्ट सर्च इंजन है। कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी यूट्यूब पे करिए, कोई ना कोई वीडियो आपको उसके ज़रूर रिलेटेड ज़रूर मिल ही जाएगी, ठीक है। तो वेदर फोरकास्ट हो गया, मार्केट प्राइसेस, ये सब मतलब आपको जो किसान हैं इनसे देख लेते हैं। अब पॉलिटिकल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड हैव क्रिएटेड द नीड फॉर रेगुलेटरी लॉज एड्रेसिंग लेबर राइट्स, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो पॉलिटिक्स मतलब लॉ बनाना काम है ना पॉलिटिशियंस का, लेजिस्लेटिव बोलते हैं इसको हम। तो रेगुलेटरी लॉज बने किस तरह के भाई, लेबर राइट्स की, लेबर्स का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, वर्क प्लेस पे सेफ्टी रहे, हजार्डियस कंडीशन में काम ना करनी पड़े, या फिर फीमेल है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के प्रति भी थोड़ी कंपनी जो है जागरूक रहे, ये ना हो कि एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान कर दिया, कोई केमिकल्स डाल दी नदी में, इस तरह की चीज़ें। द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज एंड एनफोर्स दीज रेगुलेशन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस क्या है, मतलब हमारी जो सरकार है वो भी बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। जैसे हमने बात की थी ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें एक हायरार्की होती है, तो सरकार में भी वही है। तो इससे क्या, लार्ज ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स हैं, मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी तो फेमस ही है इंडिया की, इतनी स्लो होने की वजह से। उसमें आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी, पता नहीं क्या क्या होता है। एक फाइल यहाँ जाती है, वहाँ से वहाँ जाती है, यही चलता रहता है। मास मीडिया टेक्नोलॉजी सच एज प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट प्ले सर्टन रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ठीक है। तो जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं मास मीडिया की, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस हो गई, रेडियो, टेलीविजन, और आजकल क्या है, स्मार्टफोन और इंटरनेट, और ये सबसे मेन है आजकल तो स्मार्टफोन और इंटरनेट पब्लिक ओपिनियन शेप करने में। 2 मिनट में कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है, ट्विटर पे ट्रेंड चल जाता है, अरे यार ये वाला नेता तो खराब है, वो नेता अच्छा है, उस नेता ने वो स्कैम किया था, इसका स्कैंडल सामने आ गया। ये सब किससे होता है, डिजिटल उससे होता है। इन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर एंड यूट्यूब हैव बीन इन्फ्लुएंशियल टूल्स इन इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन्स एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था 2014 का जो चुनाव था, उसमें बीजेपी ने सोशल मीडिया का भरपूर यूज़ किया था, तो इसलिए रिजल्ट ये रहा कि बीजेपी को 2014 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का मौका मिला। और उसके बाद तो कॉमन हो गया है, आज 2025 चल रहा है, आज सोशल मीडिया का यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बहुत ही आम है। कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कोई सी भी पार्टी है, सब भरपूर यूज़ करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी आजकल ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई है ही नहीं। टेलीविज़न को बहुत कम लोग देखते हैं, मतलब पुरानी जो जनरेशन है ना, जो आपके मतलब पापा लोग हैं 60+, वही आजकल टीवी देखते हैं। नया आदमी तो सिर्फ, और इवन वो भी नहीं देखते, मैं तो ये देखा है, वो भी सब अपना मोबाइल लेके लेके ही बैठे रहते हैं। टीवी ख़त्म हो गया अब, एंड टीवी इज़ डेड। टीवी पर एक ही काम रह गया है, वो है क्रिकेट। अगर किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपना टीवी बेच सकता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव स्ट्रेंथन्ड ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस बाय फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। तो वही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, तो ग्लोबल ट्रेड क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से फैल गया है, बहुत ज़्यादा हो रहा है ग्लोबल ट्रेड, क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है, बहुत फास्ट है।
तो इससे क्या ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस हो गई है कंट्रीज़ के बीच में, कि भाई कोई कंट्री किसी को कुछ प्रोडक्ट ए दे रही है तो दूसरी कंट्री उसको प्रोडक्ट बी दे रही है, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी फैल रहा है। India's IT outsourcing industry is closely linked to the needs of US corporations, demonstrating the economic and political connections created by technological integration। ठीक है, तो इंडिया की जो IT आउटसोर्सिंग कंपनी है, अब ये यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में क्यों काम देती हैं? बिकॉज की सस्ता पड़ता है। भाई वही कोई बंदा यूएस का अगर वो रखेंगे यूएस में ऑफिस खोल के, तो वो 10 गुना ज़्यादा पैसे लेगा, उसकी सैलरी 10 गुना ज़्यादा होगी इंडियन से। इंडियन मान लीजिए 20,000 रुपये महीने में काम कर लेगा बेंगलोर में, और वहीं कोई अमेरिका में काम करेगा तो उसे 2 लाख रुपये महीना चाहिए, और वो तो मिनिमम होता है उनका वहाँ पे। तो इसलिए वो IT आउटसोर्सिंग क्यों होती है? पैसे बचाने के लिए। लेकिन वो किस वजह से पॉसिबल हो पाती है? टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट के थ्रू। जो भी आपने, ये लोग कोड लिखते हैं ना, क्या करते हैं IT वाले, कोड वगैरह लिखते हैं, वो कोड वो इंटरनेट के थ्रू पहुँचा देते हैं, मेल कर दिया, जो भी होता होगा सिस्टम, मतलब हाथों हाथ चला जाता होगा अमेरिका, जो भी उनका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे। ठीक है, अब रिलीजन और कल्चर पे क्या इम्पैक्ट है? सेकुलराइजेशन अकर्स व्हेन अ रैशनल एंड साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू रिड्यूसेस द अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जो साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू है, ये दुश्मन है किसकी? रिलीजन की। ये दोनों कहते हैं ना, एक बयान में दो तलवारें नहीं ले सकती। तो एक समाज में साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, या फिर मतलब वर्ल्ड व्यू ने साइंटिफिक थॉट प्रोसेस बोल दीजिए, साइंटिफिक व्यूज़ भी बोल सकते हैं, और रिलीजन एक साथ नहीं रह सकते। जितना साइंटिफिक वो बढ़ेगा उतना ही रिलीजन कम होगा, क्योंकि लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे ना। रिलीजन कब चलता है? मेनली अंधविश्वास पे, जब चीज़ें पता ही नहीं होती। भाई बारिश के लिए वो करते हैं ना, अरे बारिश के लिए कोई पूजा करो, कोई हवन करो, लेकिन पता है भाई बारिश तो लो प्रेशर बनेगा, जो भी होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो भी होगा उसकी वजह से आएगी, तो फिर वो सब चीज़ें क्या है, कम हो जाता है उनका इम्पैक्ट। ठीक है, इन इंडिया ऑल्दो रिलीजन continues to hold significant social and cultural power, technology has influenced religious practice through innovation such as online darshan and live stream आरतीज। तो वही बात है कि भारत में तो क्या थोड़े अलग हालात हैं। टेक्नोलॉजी साइंस कितनी बढ़ जाए, हमारे यहाँ पे रिलीजन से हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, कि हम क्या है ना, नई नई साइंस को भी क्या है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर लेते हैं रिलीजन में अपने। जैसे ऑनलाइन आरती होती हैं आजकल, जितने भी मंदिर हैं बड़े बड़े, जैसे वैष्णो देवी हो गई, है ना, और ये जितने भी हैं सबका क्या लाइव स्ट्रीम आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आपको दर्शन हो जाएंगे यूट्यूब पे बैठे बैठे ही। जैसे और सिखिज़्म में जैसे गोल्डन टेम्पल है, तो गोल्डन टेम्पल में जैसे वो चलता है ना, पता नहीं शायद क्या वो चलता है, कुछ कीर्तन भजन कीर्तन चलता है, 24 आवर चलता है शायद वो। तो वो भी आपको टीवी पे या मोबाइल ऐप पे यूट्यूब पे आपको लाइव मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से वो टेक्नोलॉजी का और रिलीजन का एक तरह से बहुत अच्छा इंटीग्रेशन उसमें आपको मिलेगा देखने को। Mechanization challenges traditional ideologies, including beliefs in the divine ordering of social classes and rigid gender roles। ठीक है, तो वही जो टेक्नोलॉजी मतलब आइडियोलॉजीज थी पहले, कि भाई डिवाइन ऑर्डर होता है। डिवाइन ऑर्डर क्या होता है? जिसमें सबसे ऊपर भगवान होता है, उसके बाद वो ह्यूमन ऑर्डर आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू होता है। पहले तो थियोसेंट्रिक व्यू होता है, उसमें क्या होता है? गॉड सेंटर होता है। फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक में ह्यूमंस सेंटर हो जाते हैं उसके, तो इसको इसको तो डिवाइन ऑर्डर बोलते हैं, दिव्य। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मैकेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी से डिवाइन ऑर्डर पे उतना विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। लोग थोड़ा बोल के अब इंसानों की बात करने लगते हैं। अर्बनाइजेशन हैज वीकेंड कास्ट वेज ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस बाय क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मिक्सिंग डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एंड शेयर्ड स्पेसेज। तो अर्बनाइजेशन क्या है? वही कि लोग रूरल गाँव से, रूरल एरियाज से कहाँ जा रहे हैं? अर्बन एरियाज जा रहे हैं। तो अब गाँव में ही तो ज़्यादा होगा ना जात पात, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जब शहर में जाएंगे, सब सब काम कर रहे हैं, सब मजदूरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे इतना जात पात हो नहीं पाएगा। तो उसको क्या क्या है, कम किया है टेक्नोलॉजी ने, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। वहाँ पे एक नई डायनामिक बनती है। शहरों में चलता है क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड नहीं चलता। वहाँ पे सब गरीब लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, चाहे उनकी कास्ट अलग अलग हो। नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि भाई कोई नेगेटिव क्या हो इम्पैक्ट डाल रही है? जैसे सोशल लाइफ पे हाउसिंग शॉर्टेजेस इन सिटीज़। भाई वो तो है ही, हमने देखा ना, अर्बनाइजेशन होगा तो अपने छोटे शहरों से और गाँवों से लोग क्या जाएंगे? बड़े शहरों में जाएंगे काम करने के लिए। तो भाई शहरों में तो जगह सीमित ही है ना, तो इतने सारे लोग बाहर से आ जाएंगे तो क्या होगा? हाउसिंग शॉर्टेज हो जाएगा, बहुत महंगे हो जाएंगे हाउसेज, अर्बन स्लम्स आ जाएंगे। क्योंकि जब इतने सारे लोग आएंगे, उनको सबको रहने की ढंग की जगह नहीं मिलेगी, नहीं तो क्या हो, झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे, तो वहाँ पे क्राइम रेट्स बहुत बढ़ जाएंगी, ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल कम्युनिटी हो जाएगा, कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज इन सिटीज़। भाई शहर में इतने सारे लोग आ गए,
अब शहर में तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही है ना भाई, जैसे रहने की जगह, पीने का पानी, इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो क्या होगा उनके लिए, फिर संघर्ष होगा, फिर से करप्शन होगा, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फैमिली लाइफ पे क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चेंज हैज़ कंट्रीब्यूटेड डिस्टिंक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो हमने देख लिया है, क्योंकि क्या है, इसका ही रिजल्ट है वो अर्बनाइजेशन का, लोग गांव से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी, न्यूक्लियर फैमिलीज़ रह जाएंगी। डाइवोर्स रेट्स हैव बीन राइजिंग इन अर्बन एरियाज रिफ्लेक्टिंग शिफ्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डायनामिक्स। ठीक है, तो डाइवोर्स रेट्स भी बहुत बढ़ रही हैं अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि वही बात है कि अभी एक तरह से इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर नेगेटिव भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप है जिसमें हस्बैंड बहुत अब्यूज़ कर रहा है वाइफ को, या वाइफ इवन अब्यूज़ कर रही है हस्बैंड को, तो दोनों डिवोर्स लेना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वैसे गलत है क्योंकि बच्चों पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल डिवाइसेज आर रिड्यूस फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद इन फैमिली लीडिंग टू इमोशनल डिस्टेंस। ठीक है, तो हर आदमी, भाई घर में 5 लोग, 5 मेंबर हैं, हर आदमी अपने क्या है, मोबाइल में लगा हुआ है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो आपस में क्या है, उतनी बातचीत और उतना इमोशनल जो एक दूसरे पर डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है। इकोनॉमी में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ऑटोमेशन हैज लेड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट एज सीन इन कॉल सेंटर लूजिंग एम्प्लॉयज टू एआई सिस्टम्स। ठीक है, तो अब एआई का तो इम्पैक्ट और धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ऑटोमेशन जितना भी है एआई का, अब एआई से क्या होगा, कोडिंग की जो जॉब्स है वो भी खत्म होंगी कह रहे हैं लोग। तो जो लोग पहले बैंगलोर वगैरह में जाके आईटी में जॉब करते थे उनको भी बहुत सारी मतलब ले ऑफ्स का सामना करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट सच एज भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 हाईलाइटिंग पोटेंशियल डेंजर्स ऑफ लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, दूसरा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल चेरनोबिल भी है, आपने सुना होगा इसका, रशिया में, रशिया बोलिए या फिर यूएसएसआर जो था फॉर्मरली सोवियत संघ, वहाँ पे ये हुआ था। बहुत बड़े शहर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स फट गए थे, तो हर जगह क्या हुआ था, रेडिएशन फैल गई थी। तो इस तरह के इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बहुत होते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पीरियडिक अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग साइक्लिकल इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, रिसेशन आ जाता है, तो रिसेशन में क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। और ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आती है। अब जैसे एआई की बात हम कर रहे हैं, अगर एआई ने मान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया और आईटी कोडिंग जॉब्स पे खतरा आ गया, तो एकदम से जितने भी ये कोडर्स हैं, आईटी का काम करते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सारे हमेशा ही अनएम्प्लॉयड रहेंगे, लेकिन क्या है ना, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तो उसको ट्रांजिशन फेज आप बोल सकते हैं, तो जब तक वो फिर अनएम्प्लॉयड रहेंगे, जब तक कि वो नई कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना देख लें। रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट, द स्प्रेड ऑफ सेक्युलर एंड रेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैज़ रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजियस अथॉरिटी। ठीक है, तो वही रैशनलिस्ट मूवमेंट्स हो गई, जैसे हमने देखा था ना कि साइंटिफिक वो और रिलीजन एक साथ नहीं रह सकते, तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फैलेगी उतना ही रिलीजन का इम्पैक्ट कम होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है फैसिलिटेड रिलीजियस पोलराइजेशन एंड डीपन आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स। ठीक है, तो ऑनलाइन उस पर तो काफ़ी चलता है ना भाई, रिलीजन ए के लोग रिलीजन बी के लोगों को गाली दे रहे हैं, रिलीजन बी के लोग रिलीजन ए के लोगों को गाली दे रहे हैं, तो यही सब चलता रहता है, पोलराइजेशन बढ़ जाता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि दो पोल्स बन जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना धरती के, ऐसे मान लीजिए पॉलिटिक्स में दो पोल बन गए आपके, या रिलीजियस उसके बेसिस पे, पोल ए और पोल बी, तो या तो लोग इधर हैं सारे या फिर इधर हैं, बीच में कुछ नहीं है, देयर आर नो ग्रे एरियाज, ओनली ब्लैक एंड वाइट, उस तरह की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के साथ हमने अपना पेपर 1 जो है वो पूरा ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगले वीडियो से पेपर 2। ठीक है, तो अब इसमें कई 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 पूछते हैं कि भाई ये इतना सफिशिएंट है क्या, और पढ़ना है क्या, इससे काम चल जाएगा क्या। भाई देखो, सबसे बड़ी बात है यूपीएससी प्रिपरेशन में, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि लेस इज़ मोर। आप थोड़ा सोच के देखिए, आप कितना बड़ा सिलेबस है यूपीएससी का। अगर आप हर जगह कहेंगे मुझे और दो और दो और दो, तो कभी आप अपना क्या है सिलेबस ख़त्म कर ही नहीं सकते। तो यूपीएससी में ऑलवेज लेस इज़ मोर, जितना हो सके उतना कम पढ़िए, उस कम को अच्छी तरह याद रखिए और उसको जाके एग्ज़ाम में लिखिए, ये काम हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप, मतलब आप है ना, लोग क्या बनते हैं, कलेक्टर बनने की जगह क्या बन जाते हैं, बुक कलेक्टर, या फिर वो स्टडी मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं। ये भी ये मतलब ये भी दे दो, और इतना बहुत है क्या, इतना सफिशिएंट है क्या। आप इतना जितना इस वीडियो में पढ़ाएं, इतना अगर आप रिप्रोड्यूस कर दें तो ये बहुत है, इसी से काम हो जाएगा। दूसरा,
फिर जैसे कई बार वैल्यू एडिशन की बात होती है कि यार कि वो कुछ थिंकर्स के वो कोर्स लिख दें या और भी कुछ लिखना है, तो क्या है ना, एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो उस पर हम फिर बाद में आराम से चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ जब पेपर 2 भी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो खैर क्या है ना, जब क्वेश्चन आता है तो फिर उसके हिसाब से उस टाइम बात की जा सकती है, भाई देखिए इसमें ऐसा लिख सकते हैं, इसमें ऐसा लिख सकते हैं। तो प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, प्राइमरी गोल होना चाहिए, पहले सिलेबस कंप्लीट किया जाए। एक बार सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर वैल्यू एडिशन या, और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप 20 एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं ये वाला, तो आप 20 साल के 20 ईयर्स के जो हैं करके जाइए, रट के जाइए, मतलब बल्कि करके क्या, रट के जाइए। क्योंकि क्या है, सोशियोलॉजी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। मतलब अब जैसे नए-नए वो तो समाज में चेंज आते ही रहते हैं ना। भाई जैसे अभी एक कोविड वगैरह लगा था थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन तो नहीं, 5 साल हो गए। तो उस पे सवाल आ गए थे। अभी जैसे एआई पे सवाल आ जाएँगे। वो क्या है, थोड़ा बहुत वो रखते हैं ये अपना करंट पे। लेकिन सारे जो थ्योरीज़ और कांसेप्ट्स होते हैं वो सब पुराने ही हैं। 1850 में बनी थी सोशियोलॉजी। तो सब कुछ वही चला आ रहा है। तो क्या है, आपको 80% सवाल यूँ के यूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएँगे। तो अगर आपको ये जो ऑप्शन तैयार करना है तो पहले आपको समझ लीजिए अच्छी तरह पेपर 1 पेपर 2 को, और उसके बाद जो आपके 20 साल के 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके क्वेश्चन उनके आंसर रट जाइए। बिल्कुल रट लीजिए जैसे रटते थे ना पहले, वर्ड टू वर्ड, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, ठीक है? और फिर आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए ये ना बोलें कि कम है और पढ़ लूँ और पढ़ लूँ, और पढ़ने जाएँगे तो अंत नहीं है। यूपीएससी के सिलेबस का अंत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑप्शनल है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ भी हैं, फिर ये भी है, फिर आईएएस में हमेशा ध्यान रखना, लेस इज़ मोर। और दूसरी बात क्या, इट्स ऑलवेज़ बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स देन रीड 10 बुक्स 1 टाइम। तो 10 बुकों को एक एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को ही 10 बार पढ़ के जाया जाए, कि जिससे कुछ लिख के तो आए वहाँ पे, ठीक है? तो ठीक है, इस वीडियो में फिर इतना ही। इसमें के साथ हमने अपना पेपर 1 खत्म कर लिया है, और अगले वीडियो से हम पेपर 2 शुरू करेंगे, और उसके बाद हम फिर देखेंगे पेपर 2 खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टारगेट रहेगा 20 साल का, 20 साल के देखे जाएँ, बाकी फिर भगवान की मर्ज़ी कितने हो पाते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।